लास्ट हमने ये किया सेमेस्टर से क्वेश्चन ये थे यूनिट ऑफ रूट क्या है रूट्स ऑफ यूनिटी राइट है ठीक है। लास्ट टॉपिक था हमारा इकाई के मूल वाला। तो कल वाला होमवर्क क्वेश्चन किए हैं सभी ने? हुए या नहीं हुए? एक से एक हमने 37 वाला यूज करा कौन सी? हाँ 37 वाला कौन सा? 37 वाला कौन सा है? ओमेगा की पावर 37 27 या 37 27 था कि 37 लिखा है? जो भी था दो लिखा है सर। एक कर रहा हूँ देख लो दूसरे दोनों सेम है एक जैसे ही है। ओमेगा की पावर 37 दिया हमारा। तो हमें पता है ओमेगा इकाई का मूल है, ठीक है, घन मूल है। तो यहाँ पे हमारे को इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू मालूम है -1 प्लस √3 आयोटा ऑन 2 होती है, ठीक है। तो इसका जो मापांक होता है तो 1 आता है, इसका मापांक की वैल्यू 1 है। तो हम इस पे डी मॉर्गेज लगा सकते हैं, डी मॉर्गेज लग जाएगा। यहाँ पे मापांक जब भी 1 होगा तो डी मॉर्गेज लग सकती है। तो अगर तुम इसको पहले e⁻θ में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए? ये थीटा चाहिए। मॉड z e⁻θ में कन्वर्ट करना, मॉड z 1 है, थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है पहले भी हम देखेंगे, ये है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में थीटा होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होता है। और थीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ मॉड y/x √3/2 y हो गया √3/2, x हो गया 1/2, 1/2 कट जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाता है π/3। तो यहाँ पर हमारे पास में जो थीटा निकल कर आएगा वो आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा 2π/3। e⁻θ 2π/3, ये तो हो गया ओमेगा। अब ओमेगा की पावर दोनों साइड क्या किया? 37 रेस कर दी हमने, तो e⁻θ 2π/3 इंटू 37 आ जाएगा। तो ये e⁻θ इंटू 37 2π/3 हो जाएगा। तो 37 इंटू 2 74π/3 ये आ गया। 74 को लिखा जा सकता है 72 प्लस 2, 74 को लिख सकते हैं 72 प्लस 2। तो ये हो जाएगा e⁻θ 72/3 प्लस 2π/3 ऐसे लिख दिया इसको। 72/3 करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? e⁻θ ये हो जाएगा कट के 2 और 24π प्लस 2π/3। अब इसको ऐसे सोचो कि तुम 24 पाई के राउंड मारो, एक 2 पाई का राउंड होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, फिर ऐसे ही वापस एक और बार 2 पाई का राउंड, 2 पाई का राउंड, ऐसे मार मार के बार बार यही आता रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हर 2 पाई के राउंड में वो वापस यहाँ जाएगा। तो ये 24 पाई लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता इसमें। ये 24 हटाया जा सकता है क्योंकि बार बार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? घूम के। हमने बताया थीटा ऐड करते हो तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर घूमता है। लिखवाया था प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उनके थीटा क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो एडिशन में क्या होता है? वो घूमता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार तुमने 2 पाई ऐड किया तो यहाँ पे घूम के वापस आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कोई भी है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, ये पॉइंट है 1,1 जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा। इसको मैं π/2 से घुमाऊं तो 1,1 45 डिग्री के कोण पे होता है। तुम π/2 से घुमाओगे तो वो यहाँ जाएगा, और π/2 से घुमाओगे यहाँ जाएगा, और घुमाओगे इधर आएगा, फिर वो वापस घूम के वापस यहीं आ जाएगा।
तो ये 2π/3 का जो रोटेशन है इसको डायरेक्टली हटाया जा सकता है और इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ये अभी हमने देखा ये क्या है, ओमेगा ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा वापस से ओमेगा। समझ गए? इस तरह तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो और वरना तुम इस पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ओमेगा की पावर 0 1 होता है, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, उसके बाद सब कुछ ओमेगा की पावर 3 वापस 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 वापस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा की पावर 5 फिर से ऐसे। ठीक है, तो अभी लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था मूल इसके निकालना, इसके इकाई के मूल। ठीक है, इसके बाद में अच्छा कल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कि नहीं किए तुम लोगों ने? हुए या नहीं? कर लिए कल वाले? इकाई की जगह हमने दूसरे नंबर्स के मूल निकालने थे। हमने क्लास में इकाई के निकाले थे, तुमको उसकी जगह पर जो दूसरे नंबर लिखे थे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन x³ बराबर 2 मान लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, z³ बराबर 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, फिर से 2 को लिखा जा सकता है। जैसे 1 को हमने 1 का क्यूब लिखा था, तो इधर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 का क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर से इस पे a³ - b³ लग जाएगा, तो एक तो बनेगा a - b, दूसरा आ जाएगा a² + b² + ab। यह आ जाएगा बराबर 0। तो या तो z की वैल्यू 2 की पावर 1/3 हो जाए एक, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा यहाँ से आएगा जो ये द्विघातीय समीकरण है, यहाँ पे भी सेम ही बनेगी ऐसी द्विघातीय समीकरण। क्या है हमारे पास में z बराबर -b - b ± √b² - 4a और c, तो ये हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -2 की पावर 1/3 ± √2 की पावर 2/3 - 4 टाइम्स 2 की पावर 2/3, माइनस का 3 टाइम्स 2 की पावर 2/3 बचेगा। तो माइनस का √3 आयोटा, माइनस का √3 है उसको हम √3 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और 2 की पावर 2/3 का रूट लोगे तो 2 की पावर ये 1/2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे √3 आयोटा आ जाएगा बाय 2, ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। हमारे पास में आ जाएगा माइनस, इस माइनस का 2 की पावर 1/3 को हम कॉमन ले लें, या मतलब 2 की पावर 1/3 को हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा अंदर -1 ± √3 आयोटा बाय 2। तो ये एक रूट आ जाएगा 2 की पावर 1/3 ओमेगा, दूसरा आ जाएगा 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये होगा इसके रूट। फिर वही इनको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। एक तो 1 को ये तो पॉइंट है 2/3 को 2 की पावर 1/3, 0 1, 0 की जगह इस बार 2 की पावर 1/3, 0 है। ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा वही, बस 2 की पावर 1/3 लग जाएगा उस नंबर में हमने लिखा था -1/2 √3/2, उसकी जगह पे हम लिख देंगे 2/3 टाइम्स ऑफ -1/2 2/3, 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ √3/2। ठीक है, एक नंबर है बस 2 की पावर 1/3 भी। क्लियर है? उसी प्रकार वो जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। सारे हो जाएंगे या नहीं वाले? इस तरीके से कर लोगे ये सारे, सभी जगह पर 2 की पावर 1/3 एक्स्ट्रा आ जाएगा सारे फॉर्मूलों में। ठीक है, और z की पावर 4 = वाले भी हमने कल किए थे, z की पावर 4 = 1 वाला भी हमने किया था, उसमें आयोटा माइनस आयोटा आया था। उसी तरह z की पावर 4 = 2 करोगे तो उसमें उसको 2 की पावर 1/4 की पावर 4 लिख देना। जैसे हमने 1/3 का क्यूब लिखा है उधर 1/4 की पावर 4 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये तो था किसके लिए हमने ये देखा, हमने एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए।
अब समझ में आ गया रामनिवास 3 वाला। -1 वाला नहीं हुआ, माइनस इक्वल टू -1, तो इक्वल टू -1 में क्या लिखा था? इसका भी वो जो z³ बराबर थर्ड क्वेश्चन क्या था? z³ बराबर -1 z³ बराबर -1 है, तो z³ + 1 बराबर 0 है। हाँ सर 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो जो हो जाएगा z + 1 z² - z + 1 = 0। तो इसमें ये तो z = -1 आ जाएगा सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ से आएगा तो वो क्या आएगा, z बराबर -b ± √b² - 4ac/2। तो z बराबर 1 ± √ इस बार 3 आयोटा बाय, तो ये आ जाएगा। तो एक तो हमें दिख रहा है z बराबर 1 + √3 आयोटा बाय 2 है, दूसरा z बराबर 1 - √3 आयोटा बाय 2 है। तो ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये माइनस का ओमेगा हो गया। समझ गए? क्लियर है? रामनिवास ठीक है, प्लॉट करना है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ निर्देशांक है 1/2, √3/2 और ये 1/2, -√3/2। अब आते हैं nth रूट्स पर। ठीक है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, क्यूब की इक्वेशन, क्यूब में हमें आइडेंटिटी मालूम है, पावर 4 चली जाए तो हमें आइडेंटिटी पता है, a² - b² लगा लिया हमने किसी तरह। पर अब मान लो पावर बड़ी हो जाए, जैसे z की पावर 7 बराबर 1 को मुझे सॉल्व करना हो, z की पावर 7 = 1 को हमको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो z की पावर n बराबर 1 हमारे को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए n को मान लेते हैं 7 के बराबर, तो z की पावर 7 = 1 को हम सॉल्व करें। ठीक है, n की वैल्यू मैंने 7 मान ली, कोई भी मान सकते हैं, n की वैल्यू 15 ले लो, चाहे कोई भी वैल्यू ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पता है इस समीकरण के 7 रूट होने चाहिए, इतना तो मुझे पता ही है कि इस समीकरण के 7 रूट आएंगे। एक z = 1 हमेशा आएगा, वो तो दिख रहा है कि z की वैल्यू 1 हो जाए तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे तो बोलेंगे रियल रूट आएगा इसका, एक z = 1 हमेशा। तो पीछे 6 रूट होंगे जो कि काल्पनिक और या बोल सकते हैं इमेजिनरी होंगे, मतलब जिनका काल्पनिक पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे और 6 रूट मिलेंगे हमें। तो वो 6 रूट कैसे निकाले जाएं, उसके लिए पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हम 1 को e⁻²2k लिख सकते हैं। 1 को लिखा जा सकता है e⁻²2k। k कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि k अगर तुम कोई भी इंटीजर लोगे, जैसे मैंने 0 लिया तो e की पावर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। k को अगर मैं 1 लूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसी 1 लिया तो मैं 2π + 0 लिख सकता हूँ उसको, e⁻²2π + 0 लिखा जा सकता है। और 0 के अबाउट 2π घूम के आ जाओ तो वापस वही आ जाओगे 0 पे, तो वापस e⁻0 ही बन जाएगा। इसी तरह k को अगर तुम 2 लोगे तो 4π + 0 आएगा।
-2 लोग -1 लोगे तो e रेज़ टू द पावर आयोटा -2 पाई प्लस 0 आएगा, तो उल्टा घूम के भी आए 2 पाई पे आए तो 0 पे e रेज़ टू द पावर 0 ही आएगा हर बार। समझ में आ रहा है ये चीज? e रेज़ टू द पावर 0 पे ही बार-बार आओगे और e रेज़ टू द पावर 0 हर बार क्या हो जाएगा 1। तो 1 को लिखा जा सकता है e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई। तो हम यहाँ पे z की पावर जैसे 7 बराबर n के लिए सॉल्व कर लेते पहले, फिर हम 7 के लिए देख लेंगे। तो z की पावर n बराबर e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई होगा। 1 को हमने लिख दिया e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई। अब इस इक्वेशन के हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर 1/n ले लेंगे। मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन के रूट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पावर दोनों साइड में 1/n ले लूंगा। तो z की पावर 1 n की पावर 1/n बराबर e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n आ जाएगा। पावर 1/n ले ली दोनों साइड, n नीचे चला जाएगा अंदर। क्यों? अबे कल बताया था e रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर नहीं, ये 1/n से क्यों किया? वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी लेने तो पावर को, इसको लेने से क्या हो रहा है, इसको लेने से हमारे को प्रत्येक k की एक वैल्यू के लिए मुझे बोलते ना अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते जाएंगे। अब तुम ये सोचो, उन सभी नंबर्स की पावर में वापस n रेज करूं, समझ लो मैं k की एक वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, z बराबर e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n आएगा। अब मैं k की एक वैल्यू डालूं, जैसे मैंने k की वैल्यू 0 डाली, तो 0 में क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 1 हमने देख लिया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब मैंने k की वैल्यू 1 पुट की, तो मेरे पास क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, और 2 पाई बाय n अगर एक सॉल्यूशन है e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, इस होल की पावर तुम n रेज करोगे तो वापस e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई हमें पता है 1 के बराबर होता है। तो ये फिर से z की पावर n इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है कि हमने पावर 1/n क्यों ली दोनों साइड में। जब भी कोई तुम k की वैल्यू डालोगे, k की वैल्यू 2 डाली, फिर से तुमने पावर n ली दोनों साइड में, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये एक रूट है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस वाली को। तो तुम क्या करोगे, दोनों साइड में मान लो मैंने k की वैल्यू 4 डाल दी, तो मेरे पास क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 into 4, तो हो जाएगा 8 पाई बाय n। तो ये एक सॉल्यूशन है z बराबर, तो z की पावर n लूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा 8 पाई, और ये खुद 1 है। समझ गए? हमें क्या चाहिए, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी जब पावर n पे रेज की जाए तो आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो ये वो हमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। समझ में आ रहा है? अब k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, k की वैल्यू जाएगी 0 से लगाकर n-1 तक। ठीक है, 0 हमें पता है, 0 पे हमें मिलता है 1। इस इक्वेशन के n रूट है, 0 पे 1 मिलेगा हमें, k की वैल्यू 0 पे 1 मिल जाएगा, 1 पे एक दूसरी वैल्यू मिलेगी, 2 पे दूसरी मिलेगी, 3 पे हमें एक मिलेगी, ऐसे करके n-1 तक जाएंगे तो n रूट आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, n पे आओगे तो वापस e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बन जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, जो हमने पहले ही लिख दिया है, 0 पे ही लिख दिया था वो। तो ऐसे ही n+1 करोगे तो वापस जो k इक्वल टू 1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वही आ जाएगा घूम के, क्योंकि जब n को यहाँ पे देख सकते हो तुम 0 से लेकर n-1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बनेंगे, e रेज़ टू द पावर आयोटा 0 बनेगा एक तो, जो कि 1 होता है, फिर दूसरा आएगा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, k इक्वल टू 1 के लिए। ऐसे ही e रेज़ टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय n, यह आ जाएगा k इक्वल टू 2 के लिए। ऐसे लास्ट में जाके e रेज़ टू द पावर आयोटा k की जगह पे हम रख देंगे n-1, तो आ जाएगा 2 n-1 पाई बाय n। ये किसके आ जाएगा, k इक्वल टू n-1 के लिए आ जाएगा। अब जैसे ही तुम वापस k इक्वल टू n रखोगे, ये n रूट तो हमें मिल गए, 0 से लेकर n-1 में n नंबर्स होते हैं, तो ये n रूट तो हमारे को मिल गए। अब जैसे तुमने k इक्वल टू n रखा, तो उस केस में क्या होगा, ये n कट जाएगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा, तो ये वापस यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उसी तरह अगर तुमने मान लो n+1 रखा, तो तुम्हारे पास आएगा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 into n+1 पाई बाय n,
और उसको लिखा जा सकता है e रेज़ टू द पावर एटा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई n, ऐसे लिख सकते हैं हम। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई, एक तो 2 पाई n बनेगा, एक 2 पाई बनेगा, n डिवाइड करोगे तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई n आएगा। 2 पाई प्लस घूम के 2 पाई बाई n पे आ जाओ तो तुम k इक्वल टू 1 वाले पे ही आ गए। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे को सारे n रूट्स दे देंगे। समझ गए? क्लियर है ये? तो जैसे हमने सवाल देखा था z बराबर 7, z की पावर 7 बराबर 1, तो z की पावर 7 बराबर 1 हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे e रेज़ टू द पावर एटा 2k पाई, e की पावर एटा 2k पाई लिख देंगे। फिर दोनों साइड में क्या करेंगे, पावर 1/7 रेज कर देंगे। तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, e रेज़ टू द पावर एटा 2k पाई बाय 7। अब इसमें तुम z इक्वल टू k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर एटा 0 व्हिच इज 1। ये k इक्वल टू हमने किसके लिए किया है, 0 के लिए। k इक्वल टू 1 रखा तो हमारे पास आएगा e रेज़ टू द पावर एटा 2 पाई बाय 7। फिर k इक्वल टू 2 रखा तो e रेज़ टू द पावर एटा 4 पाई बाय 7। ऐसे करके k इक्वल टू 6 तक जाएंगे, n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि हमें टोटल 7 रूट चाहिए इस इक्वेशन के, तो हो जाएंगे लास्ट में 6 रखोगे तो तुम्हारे पास e रेज़ टू द पावर एटा 12 पाई बाय 7। अब तुम्हें दिख रहा है जैसे ही 7 रखूंगा तो 14 पाई बाय 7 वापस e रेज़ टू द पावर एटा 2 पाई आ जाएगा, और e रेज़ टू द पावर एटा 2 पाई 1 ही होता है, तो वापस घूम के 1 पे आ गए। समझ आ गया? तो इसे बोलते हैं n मूल निकालने का तरीका। क्लियर है ये सभी को? इसको नोट कर लो।
क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। वन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ वन के लिए। नहीं, कोई और नंबर भी होगा तो भी लिख सकते हो। एक बार देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो मेरे पास में कुछ भी हो, जैसे ये तो nth रूट, वैसे तो कितना भी आएगा बहुत कम चांस है, जेई मेंस में तो ये भी नहीं आएगा, सिर्फ जो हद से हद हमने घनमूल लिखे थे और डिग्री 4 वाला जो लिखा था उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी और nth आए वही बड़ी बात है, और इकाई के अलावा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा जेई मेंस में, ठीक है। बट मान लो कोई भी और हो, जैसे z की पावर 8, चलो इसको कर लो 9 कर लो, इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हो मान लो यहाँ पे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा मॉड z e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, इसका मॉड क्या है, इसका मॉड है √2 और e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में tan इनवर्स 1/1 होता है, tan इनवर्स 1 और हो जाता है पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। तो इसी e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 के इस पाई बाय 4 e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 में 2 के पाई जोड़ दो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी नंबर को बार बार घूम के वहीं आते रहोगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 के पाई जोड़ोगे थीटा में तो वो वापस घूम के वहीं आ जाएगा, हर 2 पाई के रोटेशन के बाद में घूम के कॉम्प्लेक्स नंबर वहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम दोनों साइड में पावर 1/9 रेज कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर हाफ है ऑलरेडी, 2 की पावर हाफ की पावर 1/9, 2 की पावर 1/18 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 36, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे k इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे करके अप टिल 8 तक रख दो। किसी भी नंबर 1 कोई अलग था नहीं, नंबर 1 एक समिश्र संख्या ही है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। 1 को हमने e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई लिखा, तो तुम उसी तरह क्या कर सकते हो, किसी को भी यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसमें ऊपर 2k पाई जोड़ दो, इसके बाद में पावर दोनों साइड में 1/n रख के k की वैल्यू 0 से n-1 तक भेजोगे तो तुम्हें n मूल मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा nth रूट वाला टॉपिक। अब घर पे तुम लोगों को एक तो z की पावर 8 बराबर से एक तो इसका बताना है, इसके n रूट क्या आ रहे हैं, z की पावर 8 बराबर 1 और z की पावर 11 बराबर -1 और 1 कर लो z की पावर 9 बराबर 2 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। और 1 z की पावर 8 बराबर 2, इससे बनने वाला जो पॉलीगन होगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। z की पावर 8 बराबर 2 के जो तुम प्लॉट करोगे पॉइंट, उनसे जो बनेगा फिगर उसका क्षेत्रफल बताना है, कितना क्षेत्रफल है उस फिगर का, ठीक है। जैसे हमने जब z की पावर 3 बराबर 1 लिखा तो क्या बना, समबाहु त्रिभुज बना था एक, तो उसी प्रकार z की पावर 8 बराबर 2 करोगे तो 8 भुजाओं वाला
समबाहु पॉलीगन बनेगा एक, तुम्हारे को उसका क्षेत्रफल बताने के आएगा। ठीक है, तो तुम्हारे सवाल हो गए आज के। तो इस वाले में तुम्हारे को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और बाकी में भी चाहो तो कर सकते हो, बट वो थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें तुम्हें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट पे। इकाई के सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, मान लो मेरे को अभी तक तो हमने क्या किया, पावर n चढ़ाई। अब हमें क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट चाहिए। क्या होगा, तो मान लो मेरे को अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b ये निकालना है। ये क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये एक समिश्र संख्या ही आएगी। अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b भी एक समिश्र संख्या होगी। हमने क्या किया, उसको x प्लस आयोटा y के बराबर बोल दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b बराबर यहाँ आ जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास x स्क्वायर आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस का y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है समिश्र संख्याओं में दोनों साइड में रियल और रियल पार्ट बराबर होंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी और 2xy की वैल्यू b हो जाएगी। ये x और y में हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो एग्जांपल मतलब देख लेते हैं। तुम ये करो, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 है, ये बताओ क्या होगा। अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एटा की वैल्यू 3 प्लस 4 एटा में क्या वैल्यू आएगी, x बराबर 4 x की दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव में +4 और नेगेटिव में -1 और y बराबर 1 y की क्या है, 1/2 एक ही आ रही है। ये 2 आ रही है माइनस करेंगे y बराबर -2। तो कौन सी लेंगे अब, पॉजिटिव दोनों।
दोनों नेगेटिव लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों? रूट के अंदर पॉजिटिव होती है। अरे अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो बराबर आएंगे। चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स चल रहा है अभी तक, तुम वही रूट में पॉजिटिव होता है। बोलो क्या आ रही है वैल्यू? क्या स्क्वायरिंग नहीं हो रही क्या तुम लोगों से? क्या आ रही है वैल्यू x की? दो ही घातीय समीकरण बनेगा x में। y की वैल्यू उठा के रखो एक जगह से दूसरी जगह पे। y बराबर 2x आएगा, उसको पुट करो दूसरी इक्वेशन में। x स्क्वायर को t मानोगे तो x की दो वैल्यू आएगी। क्या आ रही है? दो और माइनस रूट टू आयोटा। तो कौन सी लेंगे वैल्यू? पहले तो रूट टू आयोटा आ नहीं सकती, हमने x प्लस आयोटा y माना है तो x तो रियल होना चाहिए। x और y रियल वैल्यू आएंगी। x प्लस आयोटा y दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो 3 प्लस 4 आयोटा बराबर, यहाँ से 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 4 बराबर 2xy, तो यहाँ से 2 बराबर xy, तो यहाँ से y बराबर 2 बटा एक्स, उसको यहाँ रख दिया तो 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर t माइनस 4/t बराबर 3, टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस का 4 और इधर से माइनस का 3t आएगा बराबर 0। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, t बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 16 बटा 2। तो एक तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5/2 और दूसरी आ जाएगी t की वैल्यू 3 प्लस 5/2। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 4 और इधर से t की वैल्यू आएगी -1। अब इन दोनों में से t की कौन सी वैल्यू ली जा सकती है? ये तो t की है, x की है। t क्या है? x स्क्वायर को बोला था हमने, तो t x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर -1 और x स्क्वायर बराबर 4। अब x क्या है? रियल नंबर है। x तो क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि हमने x प्लस आयोटा y लिखा है। आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, बाकी x और y तो रियल है। तो x रियल है तो x का स्क्वायर -1 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो रियल वाले की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। x स्क्वायर बराबर 4 ले सकते हैं, तो x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू +-2 होती है। ठीक है, x की वैल्यू +-2 है तो उसके लिए y की जो वैल्यू है, y और x में क्या था? y बराबर 2/x है। तो जब x 2 होगा तो y उस केस में 2/2 1 हो जाएगा, और जब x -2 होगा तो y उस केस में 2/-2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस
आयोटा। समझ गए? इन दोनों का तुम स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे को वापस 3 + 4 आयोटा मिल जाएगा। ये ऑप्शन माइनस में टी का क्या t क्या है? x स्क्वायर। x क्या है? रियल। रियल का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, रियल का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गए? ये निर्देशांक वापस समझाओ। ये निर्देशांक जो t को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में t की वैल्यू यहाँ से समझ नहीं आया क्या हमने? बस इस लाइन से। लाइन नंबर बताओ कौन सी लाइन से नहीं समझ में आया? लास्ट x² बराबर 4 है तो x की वैल्यू ±2 होगी। तो जब x 2 है तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि y बराबर सीधा यहाँ से 2/x है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू 2 है उसको यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में y की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। जब तुम यहाँ x 2 पुट करोगे तो 2/2 y 1 हो जाएगा। और उसी तरह से जब x -2 है तो उस केस में y की वैल्यू -1 आएगी। और जो रूट है वो क्या लिया था हमने? x + आयोटा y। x 2 है, आयोटा y की वैल्यू 1 रख दी। समझ गए? कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमने क्या माना था? आ रहा है x + आयोटा y। तो हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। समझ आ गया ये? सॉरी यहाँ पे -2 है, -2 ऐड है। इधर लास्ट वाले में -2 आ रहा है, x की वैल्यू -2 -2 ऐड है, -2 माइनस ऐड है। समझ गए? x -2 है और y भी माइनस है तो -2 माइनस आयोटा। ठीक है? तो इसी को अब इसी को हम अपने जो भी हमने घन मूल वाला टॉपिक पढ़ा था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह से हो जाएगा, एक चीज पे तुम जैसे सेव होता है तुम उसको तो चाकू से भी काट सकते हो, तलवार से भी काटा जा सकता है। ठीक है? तो ये अगर हम nth रूट यूज करें तो उसका मतलब हो जाएगा हम तलवार से उसको कट कर रहे हैं। क्योंकि मान लो √3 + 4 आयोटा ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, ये किसी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे। ये z² बराबर, अब ये इकाई के मूल की जगह पर ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट का इक्वेशन हो गया। ठीक है? तो हम पहले इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारा तरीका क्या होता है? पहले इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यूलर फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पे mod z क्या आएगा इधर? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो हो जाएगा 9 + 16 का अंडर रूट 5। तो 5 e⁻⁴ आयोटा। यहाँ पे जो थीटा बनेगा, अब वो थीटा मुझे पता नहीं है, tan 1 4/3 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उसको थीटा ही बोल देते हैं क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो हम इसको डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। प्रथम में नहीं होता तो हम उसको पाई माइनस थीटा, अगर सेकंड में होता तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं। जहाँ पे थीटा क्या है? tan 1 4/3 y/x होता है हमेशा थीटा। तो अब ये वैल्यू नहीं पता किस थीटा के लिए आ रही है, पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं? इसमें 2k पाई जोड़ देंगे क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इसके 2 रूट चाहिए। तो
तो हम इसमें क्या करेंगे 5 e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा लिख देंगे इसको। फिर दोनों साइड पे पावर हाफ लगा देंगे। अब हाफ में क्या होगा, इवन पावर में क्या होगा, जब भी तुम इवन पावर रेज करोगे तो तुम्हारे पास में एक तो प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। z का स्क्वायर बराबर समथिंग है, तो z बराबर प्लस a भी हो सकता है और माइनस a भी हो सकता है। तो एक तो आ जाएगा मेरे पास z बराबर 5 का रूट लोगे तो 5 की पावर हाफ e रेज़ टू द पावर आयोटा, इधर हाफ आएगा तो k पाई प्लस थीटा बाय 2 बन जाएगा। और उसी तरह से एक आ जाएगा z बराबर माइनस 5 की पावर हाफ e रेज़ टू द पावर आयोटा k पाई प्लस थीटा बाय 2। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब k इक्वल टू 0 डालो, k इक्वल टू 0 डालोगे तो तुम्हारे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या तुम ये माइनस साइन नहीं भी लेना चाहो तो तुम नहीं लो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू 0 रखोगे तो एक आएगा और k इक्वल टू 1 रखेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस माइनस साइन को अगर तुम हटाना चाहो तो तुम माइनस ना भी लो तो भी चल जाएगा। एक k इक्वल टू 0 पे आता है, दूसरा k इक्वल टू 1 पे आता है। ये भी हमने देखा था nth रूट में, अगर z की पावर n लिखा हो तो 0 से n माइनस 1 जाते हैं। 0 रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, z बराबर 5 की पावर हाफ e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2 और दूसरा z इक्वल टू 5 की पावर हाफ e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई प्लस थीटा बाय 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे जहां पे थीटा क्या है, tan इनवर्स 4/3। तो मुझे चाहिए थीटा बाय 2, तो मुझे पता है tan थीटा होता है 4/3 और tan थीटा को हम tan थीटा बाय 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है उसके लिए 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस ये बराबर 4/3 है, ठीक है। तो ये यहां से 2 से 2 गया। अब tan थीटा बाय 2 को 1 मिनट के लिए t बोल दिया तो हमारे पास में क्या आएगा, 3t इक्वल्स टू 2 माइनस 2t स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 बराबर 0। यहां से t की वैल्यू निकलेगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 अपॉन 4 2a। तो 3 माइनस 3 प्लस माइनस बटा 4। अब प्लस का ले या माइनस का ले, प्लस का, क्योंकि tan इनवर्स ये जो वैल्यू है ये प्रथम चतुर्थांश में tan इनवर्स 4/3 प्रथम चतुर्थांश का एंगल है, तो थीटा बाय 2 ये भी प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। थीटा अगर प्रथम में है तो फिर थीटा बाय 2 वो भी प्रथम में आएगा और प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो -3 प्लस 5/4 हम ले लेंगे तो उससे क्या आएगा हमारे पास में 1/2। तो tan थीटा बाय 2 हो जाएगा 1/2। समझ गए? तो tan थीटा बाय 2 हमें पता है, तो ये जो आ रहा है ये वैल्यू आ रही है 5√5, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। tan थीटा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो sin थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, tan थीटा अगर tan थीटा बाय 2 1/2 है तो sin थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा 1/√5। ये आ जाएगा 1/√5 cos थीटा बाय 2 2/√5। तो उसको यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास में आ जाएगा, ये हटा सकते हैं, इसको तुमने यहाँ पुट किया तो तुम्हारे पास क्या आएगा √5 cos थीटा बाय 2 की वैल्यू है 2/√5 प्लस आयोटा इनटू 1/√5। तो ये कट जाएगा √5 तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ गए? एक रूट आ गया। उसी प्रकार पाई प्लस थीटा करोगे तो क्या होगा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है तो -2 आ जाएगा। sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है तो माइनस आयोटा आ जाएगा।
समझ गए? तो इसी तरह तुम जो nth रूट पढ़े थे उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये बैठ के पूरा मत लिखो, तो तुमको फॉर्मूला आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की हुई है। इसके आगे वाला क्वेश्चन ये तो तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री से आना चाहिए अब। ठीक है, अब एक सवाल तुमको घर पे खुद को सॉल्व करना है। एक नहीं दो करोगे, एक तो करोगे -3 -4 एयोटा का रूट निकालोगे, एक निकालोगे माइनस एयोटा का रूट निकालोगे। ठीक है, ये दो सवाल करोगे, माइनस एयोटा का अंडर रूट निकालना है और -3 -4 एयोटा का रूट बताना है। ठीक है, ये दो सवाल तुम्हें घर पे करने हैं, दोनों तरीकों से करने हैं। ठीक है, या -3 प्लस कर लो इसको, -3 + 4 एयोटा, तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा सवाल। दोनों तरीकों से करना है, एक तो अभी जो लिखवाया था स्क्वायर रूट वाला तरीका और दूसरा nth रूट वाले से, दोनों से सॉल्व करना है एक बार। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे रिलेट करता है आपस में। निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे आपस में रिलेट करते हैं। तो जैसे कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमें पता है निर्देशांक ज्यामिति में हम किस में काम करते थे, x, y, इसमें काम करा करते थे। ठीक है, x क्या होता है, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स समित्र, इसमें समिश्र प्लेन समतल के अंदर x हमारा रियल पार्ट होता है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है।
और तुम लोगों को याद होगा अगर x z बराबर x प्लस आयोटा y है तो ये एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, ठीक है। अब मुझे इसमें से x निकालना है, z और सिर्फ z की टर्म्स में रखना है इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें याद होगा हम लोगों ने एक z बार लिखा था, z का संयुग्मी x माइनस आयोटा y, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो z प्लस z बार की वैल्यू 2x होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस z बार बाय 2, ठीक है। उसी तरह से y जो होगा उसमें क्या होगा, दोनों को घटा देंगे तो z माइनस z बार बराबर 2 आयोटा y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, समिश्र समतल में इक्वेशन को लाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की जो भी इक्वेशन होगी उसमें z को चेंज कर देंगे, x को चेंज कर देंगे z प्लस z बार बाय 2 से, और y को चेंज कर देंगे z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति की सारी इक्वेशन समिश्र समतल प्लेन में आ जाएगी। समझ गए, क्लियर है ये टॉपिक के होगा क्या, हम करेंगे क्या इस टॉपिक में। जैसे एक सरल एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो 3 बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। 3 बिंदु है z1 z2 और z3, इनसे एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तुम्हारे को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। z1 क्या है, बिंदु x1, y1, z2 x2, y2, और ये x3, y3। तो ये हमें ऐसे तो ये हमको निर्देशांक ज्यामिति से पता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3। ये डिटरमिनेंट सभी को पता है ना, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। शायद हमने बात भी की होगी इसकी कभी-कभी निर्देशांक ज्यामिति में कि ये डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। और बेसिक डिटरमिनेंट बोलना सभी को आता है, ये वाला x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 x2 माइनस x3 प्लस 1 x2 y3 माइनस y2 x3, ये सभी को पता है ना डिटरमिनेंट बोलता है किससे। तो अब x1 की जगह पे हम पुट कर देंगे z1 प्लस z1 बार बाय 2, उसी तरह y1 की जगह पर y1 z1 माइनस z1 बार बाय 2 आयोटा 1, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा z2 प्लस z2 बार बाय 2, z2 माइनस z2 बार बाय 2 आयोटा, और लास्ट में आ जाएगा z3 प्लस z3 बार बाय 2, z3 माइनस z3 बार बाय 2, 1 1 और ये आयोटा, इसका मॉड हाफ, ठीक है। x को हम चेंज कर सकते हैं z प्लस z बार बाय 2 से, y को हम कर रहे हैं z माइनस z बार बाय 2 आयोटा से। ये 2 इस कॉलम में से 2 बाहर निकल जाएगा, इस कॉलम में से 2 आयोटा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, एक का आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 आयोटा ये आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, z प्लस z1 बार, z1 प्लस z1 बार, z1 माइनस z1 बार, z2 प्लस z2 बार, z2 माइनस z2 बार, z3 प्लस z3 बार और z3 माइनस 1 1 1, ठीक है। ये दिख रहा है सभी को यहाँ तक। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ा जा सकता है, डिटरमिनेंट में ये सब चलता है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ सकते हैं, ये तुम्हें 12th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, डिटरमिनेंट में बेसिक चीजें। कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ सकते हो, तो अगर तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, उस केस में माइनस z1 बार कट जाएगा, प्लस z2 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा, और z1 दो बार ऐड होगा तो 2z1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2z2 आ जाएगा और यहाँ 2z3 आएगा। उस 2 को फिर से बाहर निकाल सकते हैं, एक 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/4 आयोटा z1 z2 z3, z1 माइनस z2 बार, z2 माइनस z2 बार, z3 माइनस ऊपर गलत लिखा है z
वो तुमको समझ में आ रहा है ना, एक एक छोटी छोटी चीज ही लिखनी, इतना समझ में आ रहा है, लिख क्या रहा हूँ। इसके अंदर अब मैं फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 में से उड़ा दूं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दिया तो क्या होगा, Z1 कट जाएगा, Z2 कट जाएगा, Z3 कट जाएगा, हमारे पास में फिर क्या आएगा 1/4 आयोटा, यहाँ जाएगा मेरे पास में Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z2 बार Z3 बार, वो माइनस साइन बाहर ले लिया हमने, 1 1 1 माइनस को बाहर लोगे, और वैसे भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो माइनस का कोई रूल नहीं होता, मॉड लगा होता है क्षेत्रफल में, क्या होता है इस नंबर का भी मॉड लिया हुआ होता है क्षेत्रफल में। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, किसमें, सम्मिश्र समतल में, 1/4 आयोटा मॉड डिटरमिनेंट ऑफ Z1 Z1 बार 1 Z2 Z2 बार 1 Z3 Z3 बार 1। समझ गए? तो इसका इतना यूज नहीं है इस सम्मिश्र समतल में, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, चाहे बोलते हैं ना कोई और पॉलीगन है उसका क्षेत्रफल हो गया, उस पार्ट का इतना यूज नहीं है। बट इससे क्या होता है, मान लो तुम्हारे को कहीं पे क्वेश्चन में सीधा ये डिटरमिनेंट दिखता है, ठीक है, ऐसा अगर मैंने एक डिटरमिनेंट लिख के दे दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया 1/16 आयोटा, और ये ऐसे कर दिया 1/16 नहीं किया, 1/4 आयोटा ही रखा इसको, 1/4 आयोटा, और फिर मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1, फिर 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 1, और 4 प्लस 5 आयोटा, और 4 माइनस 5 आयोटा 1। मैंने पूछा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये हो जाए, तुम पूरा डिटरमिनेंट बैठ के खोलो, ठीक है, पूरा डिटरमिनेंट तुम खोल रहे हो, फिर तुम उससे निकाल रहे हो ये सब वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है। कोई या तो डिटरमिनेंट की कोई प्रॉपर्टी लगा के उसको सिंपलीफाई करके खोल रहे हो, तो ऐसे करके खोलोगे। बट अगर तुम इसको सीधा देख पाओगे कि ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा रहा है हमें, ये Z तो ये Z बार, ये Z तो ये Z बार, ये Z तो ये Z बार, तो ये तीन बिंदु हो जाएंगे 1,1 3,1 और 4,5, उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये डिटरमिनेंट देखते ही तुम्हें ये याद आ जाएगा और तुम फिर उस क्षेत्रफल का मान सीधा लिख सकते हो। समझ गए? तो आज थ्योरी वाइज इतना बहुत है मेरे ख्याल से, इसकी इतनी थ्योरी बहुत है। कल हम सर्कल, ये सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय, ये सब कैसे लिखते हैं सम्मिश्र समतल में, वो कल हम देख लेंगे। उसके बाद अपना सम्मिश्र संख्या पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास के लिए इतनी थ्योरी बहुत है। फिर हाँ, हेडिंग, तो इसकी हेडिंग हो जाएगी तुम्हारी निर्देशांक ज्यामिति का सम्मिश्र समतल में कन्वर्जन। निर्देशांक ज्यामिति से सम्मिश्र समतल में आना। तो एक और होमवर्क तुम ये कर सकते हो, एक तो ये वाला डिटरमिनेंट है, इसको वैल्यू निकालना। इस सम्मिश्र समतल वाले में क्या करना है, वही जो डिटरमिनेंट खोलना होता है वो सब खोलना, मल्टीप्लाई करना, ये माइनस ये, फिर ऐसे सब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू देखना, और इन जो बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना। दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। समझ गए? ये वैल्यू जो बन रही है, जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसको खोलना, तो इससे तुम्हारा को थोड़ा डिटरमिनेंट खोलना भी आ जाएगा फास्ट, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले तो मतलब प्रोबेबिलिटी के बाद हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिटरमिनेंट वैसे ही बहुत करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना है एक, और एक तुम त्रिभुज के जो तीनों बिंदु है उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा था उसका क्षेत्रफल निकालना। दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। इसी क्लास के लिए बहुत है।